Hi everyone. Today we will discuss about a transduction experiment of Hershey Chase. This experiment given by Hershey and Chase in 1952, and this experiment is known as the transduction experiment after the transformation experiment of the Griffith. Dear students, as we know that DNA is a genetic material. प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन इस पदार्थ को डीएनए को आनुवांशिक बताने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, जिसमें सबसे सफल प्रयोग रहा ग्रिफिथ का। और ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं पर प्रयोग करके ये बताया कि कोई एक ऐसा पदार्थ होता है जो चूहों में पहुंच करके आर फैक्टर को, आर जो स्ट्रेंथ था उसको घातक बना देता है और चूहों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि वो पदार्थ कौन सा होता है। इसके बाद एवेरी, मैकलियड और मैककॉर्डी ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। हालांकि उनके एक्सपेरिमेंट को भी मान्य नहीं किया गया। इसके बाद 1952 में हर्शे और चेज नाम के दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। उन्होंने ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट द्वारा ये सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। चलिए तो देखते हैं क्या किया उन्होंने अपने प्रयोग में, क्या बताया, समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है ये कि 1952 है ना, 1952 में ये आपके हर्शे, ये आपके चेज, दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ये ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट दिया है। ये ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट दिया है और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बनाया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसलिए किया, उनका क्या उद्देश्य था इस एक्सपेरिमेंट को करने का, इस प्रयोग को करने का उनका क्या उद्देश्य था। उनको ये पता लगाना था कि डीएनए ही जो है आपका वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि उन्होंने इस प्रयोग को करने के लिए कौन कौन सी सामग्री ली, कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया। तो हम आपको बताते चलें कि इन्होंने अपने प्रयोग को करने के लिए एक तो जीवाणु भोजी विषाणु लिया, जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणु भोजी विषाणु। बैक्टीरियोफेज इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया लिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने रेडियोधर्मी
रेडियो एक्टिव पदार्थ सल्फर 35 लिया। सल्फर का एक समस्थानिक है। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि सल्फर का परमाणु क्रमांक है वो 16 और परमाणु भार 32 होता है, लेकिन इसका एक और समस्थानिक होता है, इसे आप सल्फर 16 और 35 कहते हैं। तो इन्होंने ये सल्फर 16 35 लिया। सल्फर इन्होंने कितना लिया? 35। रेडियोधर्मी सल्फर 35 लिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने S35 सल्फर विकिरण एवं फॉस्फोरस 1532, ये भी एक रेडियो एक्टिव लिया। इतना सामान, इतनी सामग्री इन्होंने अपने प्रयोग को करने के लिए ली, हर्षे और चेज ने। अब इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ों में अंतर समझना है, तब जाकर के एक्सपेरिमेंट हमें समझ में आएगा। क्या? एक तो पहली चीज़ हमें समझनी है कि जो डीएनए है, उस डीएनए में सामान्य फॉस्फोरस P1530 पाया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो शुगर जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल जिसे हम P से, और तीसरा नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार है ना। 3 चीज़ें हैं जिनसे डीएनए मिलके बनता है। तो हम लोगों ने यही लिखा है कि भाई जो आपका डीएनए है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें आपका सल्फर पाया जाता है ना। तो डीएनए में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। सॉरी, डीएनए में क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है P32, है ना। लेकिन सल्फर नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? है ना, सल्फर नहीं पाया जाता डीएनए में। डीएनए में आपका जो है फॉस्फोरस पाया जाता है। ये बात हमें याद रखना है। डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता। यहाँ हम बात करेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन में जो है सल्फर मिल सकता है आपको। सल्फर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, सामान्य सल्फर। लेकिन आपको याद रखना है कि सामान्य सल्फर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, लेकिन प्रोटीन बनाने में फॉस्फोरस का कोई रोल नहीं होता। लिखा हुआ है फॉस्फोरस नहीं पाया जाता, है ना। फॉस्फोरस नहीं पाया जाता, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ? एक कंटेनर लिया हमने, हर से चीज़ ने एक कंटेनर लिया। उसमें उन्होंने S35 डाल के कुछ जो बैक्टीरियोफेज थे, उन जीवाणु भोजी विषाणुओं को इसमें ग्रो कराया, यहाँ एक कंटेनर में, है ना। और दूसरे कंटेनर में उन्होंने क्या देखा? दूसरे कंटेनर में उन्होंने P32 डाल के इस तरह से, और उसमें भी एक बैक्टीरियोफेज को, जीवाणु भोजी विषाणु को ग्रो कराया। मतलब इस कंटेनर में उन्होंने रखा क्या? सल्फर 35। इस कंटेनर में उन्होंने रखा क्या? फॉस्फोरस 32। और दोनों में उन्होंने क्या डाला? दोनों में उन्होंने जीवाणु भोजी विषाणु डाले। अब ये कल्चर हो गया, कल्चर बन गया। संवर्धन माध्यम में क्या देखने को मिला कि ये जो वायरस था, ये जो जीवाणु भोजी विषाणु था, ये वाला, इसकी बॉडी में, चूँकि इसे हमने सल्फर S35 माध्यम में संवर्धित किया था, सल्फर 35 के मीडियम में हमने इसको ग्रो कराया था, तो क्या हुआ कि इसके जो जनरेशन बनी जीवाणु भोजी की, इसकी जो जनरेशन बनी, ये जनरेशन में देखने को क्या मिला? इस जनरेशन में हमें S35 देखने को मिला। क्या देखने को मिला? S35 देखने को मिला।
चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन बनाने में S32 तो हेल्प करता है, S32 तो पाया जाता है, लिखा हुआ है प्रोटीन बनाने में S32 तो मिलता है, ये लिखा है। लेकिन हमने चूँकि इस वायरस को हमने क्या किया था, हमने संवर्धन मीडियम में इसको ग्रो कराया था। तो वो संवर्धन मीडियम में मैंने क्या डाला था, S35 डाला था। तो इस वायरस के अंदर क्या आ गया, S35 आ गया। इस वायरस के अंदर क्या आ गया बताइए, S35 आ गया। क्लियर है। तो अब इस बैक्टीरिया में S35 प्रोटीन जो है, इसकी प्रोटीन आ चुकी है, S35 जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और इसमें S32 तो नॉर्मल होता है, वो तो होता ही है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं कंटेनर नंबर 2 पर। इस पर तो इसमें हमने P32 को ग्रो कराया था। P32 में हमने इस वायरस को ग्रो कराया था, जीवाणुभोजी विषाणु को। तो कंटेनर 2 में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बने जिनमें P32 पहुंच गया। क्या पहुंच गया, P32। और हम लोग जानते हैं कि इस वायरस के DNA को बनाने में P32 या P32 तो होगा ही, नॉर्मली होगा ही, है ना, और सामान्य फॉस्फोरस तो होगा ही। लेकिन इसके अतिरिक्त हमने क्या किया था कि इसको P32 में ग्रो कराया था। तो इसमें इस जीवाणुभोजी विषाणु में क्या पहुंच गया, जैसे इसमें S35 में हमने इसको ग्रो कराया था तो इसमें S35 पहुंच गया, और इसको हमने P32 में ग्रो कराया था तो इसमें P32 पहुंच गया। क्लियर है। ये हमने लिखा है कि DNA में P32 आया, इसके DNA में P32 आया। कहाँ से आया, क्योंकि हमने इसको इसमें ग्रो कराया था। चलिए, अब ये अटैच हो गया एक बैक्टीरिया से, ये भी एक बैक्टीरिया से अटैच हो गया। और अब जो इसकी संतानें बनेंगी, नई संतानें इसकी, है ना, इसकी जो नई संतानें बनी बैक्टीरिया के अंदर संवर्धन माध्यम में ग्रो कराया गया। तो बैक्टीरिया के अंदर इसकी जो कॉपीज़ बनी, तो आप क्या देख रहे, जिसमें हमने डाला था S35, तो वो तो केवल नई संतान में प्रोटीन में S32 आया, नई संतान में प्रोटीन में S32 आया, S35 नहीं आया। इसका मतलब इसमें जनक वाले लक्षण नहीं आए। देखिए, मैंने इसको ग्रो कराया था S35 में, है ना, लेकिन S35 में मैंने इसको ग्रो कराया, तो S35 में ग्रो कराया तो इसकी बॉडी में तो S35 आ गया। लेकिन जब इसकी संतान हुई तो उसमें S35 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि S35 प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ना कि DNA। इसलिए इसकी संतान में S35 नहीं आया, बल्कि नॉर्मल जो S32 होता है, जो इसकी प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, वो ही आया। क्या, वहीं दूसरी तरफ हम इसको देखेंगे, इसको हमने P32 में ग्रो कराया तो इसमें क्या पहुंच गया, इसके DNA में P32 पहुंच गया, है ना। और इसका जो जनरेशन बनी इस बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर, इस वायरस की जो जनरेशन बनी बहुत सारी, तो सभी जनरेशन में आपको देखने को मिला क्या, इसके DNA में आपको देखने को मिला क्या, P32। जबकि यहाँ S35 में हमने इस वायरस को ग्रो कराया था तो इसमें तो S35 आया, लेकिन इसको जब हमने बैक्टीरिया के अंदर पहुँचाया, ग्रो कराया, मल्टीप्लिकेशन कराया, गुणन कराया, तो इस वायरस की जो संतानें बनी उनमें S35 नहीं आया, है ना, लेकिन नॉर्मल S32 जो होता है प्रोटीन बनाने में वही रहा। इसमें लेकिन S35 में मैंने ग्रो कराया था जिस जीवाणुभोजी विषाणु को, उसमें उनको मैंने जब किसी बैक्टीरिया से अटैच कराया, ई कोलाई से, तो उनकी जो संतानें बनी उन सभी संतानों में DNA, उन सभी संतानों के DNA में P32 देखने को हमें मिला। तो क्या समझ में आया, क्या सिद्ध हुआ, कह रहे हैं नए बैक्टीरियोफेज में DNA वही था जो उसके जनक में था। जैसे P32 था वही आया, ये उसके जनक में क्या था, P32 था, P32, तो वही उसकी संतानों में आ गया P32। आ रही बात समझ में, वही उसकी संतानों में P32 उसकी संतानों में आ गया, है ना। और तो अब क्या प्रूफ होता है, प्रूफ क्या होता है कि इसमें इसको मैंने ग्रो कराया था S35 में, तो इसमें तो S35 आ गया। इसको मैंने ग्रो कराया था P32 में, तो इसमें भी P32 आ गया। लेकिन ये S35 उसकी संतानों में नहीं पहुंचा, नॉर्मल सल्फर रहा, है ना, रेडियो एक्टिव या विकिरण सल्फर इसमें नहीं पहुंचा, S35 नहीं पहुंचा। ठीक है, क्योंकि ये DNA बनाता ही नहीं है, ये बनाता है प्रोटीन, तो ये नहीं पहुंचा संतानों में, है ना।
और इसमें क्या था, फॉस्फोरस आपको पता है डीएनए बनाता है, तो इसको मैंने P32 में ग्रो कराया, तो इसके एक जो अंश था P32 का वो जनक में आया। अब इस जनक वायरस को मैंने जब किसी बैक्टीरिया से अटैच कराया और इसकी संतानें बनी, तो इन सभी संतानों में P32 देखने को मिला उसके डीएनए में, क्योंकि मुझे पता है, हम लोग जानते हैं कि डीएनए ही एक ऐसी चीज़ है, डीएनए ही एक ऐसी चीज़ है जो माता पिता के लक्षणों को बच्चों में ले जाने का काम करती है। डीएनए ये माता पिता के लक्षणों को बच्चों में ले जाने का काम करती है ना। तो ये अब देखते हैं कि सिद्ध क्या हुआ, परिणाम क्या मिला हमें इस प्रयोग के बाद। हर से चीज़ को परिणाम क्या मिला, उन्हें मिला कि प्रोटीन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं ले जाता है ना। ये इसमें S35 आ तो गई प्रोटीन, लेकिन इसकी जनरेशन में नहीं आई। इसका मतलब है कि प्रोटीन एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में नहीं ले जाता। लेकिन यहाँ क्या देखा, ये इसको मैंने S35 में इस वायरस को ग्रो कराया, तो इसमें P32 में ग्रो कराया, तो P32 में तो ये आ गया है ना। लेकिन क्या इसमें तो आ गया P32, लेकिन इसकी जनरेशन में भी आ गया। तो क्या सिद्ध हुआ कि डीएनए ही एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए ही एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है, माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक हर्शे और वैज्ञानिक चेज ने दोनों ने मिलकर के 1952 में ये प्रूफ कर दिया, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्या प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि भाई डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है ना। यही माता पिता के लक्षणों को बच्चों में ले जाने का काम करता है, यही जेनेटिक मटेरियल है, और यही वन जनरेशन के कैरेक्टर्स को यानी दोनों जनरेशन में ले जाने का काम करता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।